चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं सतत आर्थिक विकास, जो कि इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम समृद्धि के बारे में देखेंगे, तो इस सारी चीज़ हम यहाँ पे ओवरव्यू देखेंगे। इसके बाद हम जो है एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। तो पारंपरिक रूप से अगर बात करें तो भारत की जो आर्थिक विकास है एवं समृद्धि है उसको विकसित करने का पूर्ण दायित्व सरकार का होता है, यानी गवर्नमेंट का होता है। लेकिन आर्थिक जो संरचना है, यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में सरकार का निवेश काफ़ी कम मात्रा में देखने को मिलता है, यानी कि अपर्याप्त रूप से देखने को मिलता है। और आर्थिक विकास एवं समृद्धि के सतत विकास के लिए वर्तमान समय में निजी क्षेत्र ने स्वयं एवं सरकार के साथ जो है संयुक्त रूप से भागीदारी कर आर्थिक संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है। जैसे अगर बात करें हम देखिए निजी, यानी कि देखिए हमारे भारत में निजी प्लस सार्वजनिक दोनों का यहाँ पर रोल है। तो इसलिए हमारे भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 1990 के पहले अगर बात करें तो यहाँ गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा जो है भूमिका हुआ करती थी, परंतु 1990 के बाद जो एलपीजी आया है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये जो है इसकी संख्या देते हैं। तो इसके बाद जो है काफ़ी जो है अधिक भागीदारी हो गई है निजी क्षेत्र की। इसके कारण यहाँ पर आर्थिक जो संरचना है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है निजी क्षेत्र के द्वारा। और हमारे देश में बहुसंख्य आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। विश्व में अत्यधिक तकनीकी उन्नति के बावजूद जो है ग्रामीण महिलाएं अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु फसल का जो बचा है गोबर और जो जलाऊ लकड़ी है, जैसे जो जैव ईंधन है, उसका आज भी आर्थिक विकास एवं समृद्धि में अपना योगदान दे रही है। 1991 में क्या हुआ था, जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने उदारीकरण नीति को लागू किया, जिसे सतत आर्थिक विकास एवं समृद्धि में जो है काफ़ी उन्नति आई। तो इसी के तहत हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आर्थिक विकास और समृद्धि के बारे में, और साथ में इसके बाद जो है हम जो बाकी चीज़ है और उसको जानेंगे। तो आर्थिक विकास क्या होता है और आर्थिक समृद्धि क्या होती है, इसको हम जान लेते हैं। विकास की अगर बात करें तो विकास वह अवस्था होती है जिसमें समय को आधार मानकर एक तुलनात्मक परीक्षण किया जाए एवं स्थिति जो है पहले की अपेक्षा बेहतर साबित हो, तो उसे क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास। और आर्थिक विकास में हम देख सकते हैं जो गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, आर्थिक विकास मतलब गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा किसमें? आर्थिक समृद्धि में। तो आर्थिक विकास हम देख लेते हैं पहले। आर्थिक विकास किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला गुणात्मक परिवर्तन जो कि सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होता है। दूसरा हमको देखने को मिलता है आर्थिक स्तर में वृद्धि, यानी कि जब किसी जो अर्थव्यवस्था है उसमें होने वाला जो गुणात्मक परिवर्तन हो, मतलब जो किसी विशेष क्षेत्र में जो अथवा या अगर बोलें देश में व्यक्तियों के आर्थिक स्तर में वृद्धि होती है, तो उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात करें तो इसके अंतर्गत बने वे सभी विधान जो जन समुदाय के आर्थिक विकास का कारण बनते हैं, इसमें सभी सम्मिलित पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। इसके अलावा तीसरी चीज़ अगर बात करें तो दृष्टिकोण जो है अधिक व्यापक होता है, यानी कि आर्थिक विकास का दृष्टिकोण काफ़ी व्यापक होता है। आर्थिक विकास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्तर जो होते हैं उन स्तरों का गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ ही हम देखें तो आर्थिक जो राजनीति है, आर्थिक राजनीति, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो है व्यक्ति विशेष के सापेक्ष रूप से देखा जाता है। मतलब ये सारी चीज़ यहाँ पे जो है उपभोग हुई वस्तुएं आदि सभी चरों का सम्मिलित रूप से उस व्यक्ति का आर्थिक विकास माना जाता है। अधिकारिता तथा क्षमता का विस्तार, गरीबी के विरुद्ध लड़ाई, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो मतलब जो पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री देखने को मिलते हैं, महबूब उल हक जो है, उनके अनुसार अगर बात करें तो ये जो है आर्थिक विकास गरीबी के विरुद्ध लड़ाई यहाँ पे मानी जाती है। इसके अलावा आर्थिक विकास जो है इस मतलब इन्होंने जो है नोबेल पुरस्कार विजेता रहे ये अमर्त्य सेन, हमारे भारत के। आर्थिक विकास का अर्थ इन्होंने क्या माना है? अधिकारिता तथा क्षमता का विस्तार इनके द्वारा माना गया है। तो आर्थिक विकास हम सिंपल रूप में बोले तो गुणात्मक परिवर्तन, मतलब समृद्धि तो वहाँ जरूरी है, परंतु वहाँ पे जो स्टैंडर्ड है लोगों का वो भी बदलना चाहिए, उसको विकास की संज्ञा दी गई है। अब समृद्धि क्या होती है? समृद्धि का मतलब होता है अर्थव्यवस्था जो है या आर्थिक समृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला क्या होता है? मात्रात्मक परिवर्तन होता है। इसके साथ ही हम देखें तो आर्थिक समृद्धि जो होती है कैसी होती है? नियोजित प्रक्रियाओं का परिणाम मानी जाती है। आर्थिक समृद्धि का जो दृष्टिकोण है अपेक्षाकृत संकुचित होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बृहद होता है, अधिक व्यापक होता है, और यहाँ पे कैसा होता है? संकुचित होता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो है
केवल वे ही चर आते हैं जिनका परिमाणात्मक यानी कि जिनको नापा जा सके, ठीक, जिनकी माप की जा सके, वे ही यहाँ पे चर देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही हम देखें तो वस्तु एवं सेवा की वास्तविक वृद्धि यहाँ देखने को मिलती है। तो मतलब जो है इसका संबंध जो है वृद्धि, वास्तविक वृद्धि से होता है, और साथ ही यह जो होता है सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि से भी संबंधित होता है। तो ये हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा आर्थिक समृद्धि की जो दर है वो हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। तो आर्थिक विकास की जो माप है यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमको देखने को मिलता है कौन कौन सी चीज़ों के द्वारा हम आर्थिक विकास की माप को जो है माप सकते हैं। मानव विकास सूचकांक देखने को मिलता है, लैंगिक विकास सूचकांक देखने को मिलता है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, आधारभूत आवश्यकता जो है प्रत्यागम देखने को मिलता है। तो इन सभी चीज़ों को हम थोड़ी थोड़ी यहाँ पर जान लेते हैं, उसके बाद जो है बाकी की चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पहली चीज़ हम देखें तो मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं। मानव विकास सूचकांक का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो हमको देखने को मिलता है वर्ष 1990 में यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो है इसके द्वारा यहाँ संबंधित जो अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक जो है और अमर्त्य सेन, इन दोनों के द्वारा यहाँ पे किया गया था। और मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत जो होता है 0 से 1 तक के मध्य ये निर्धारित मूल्य यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी 0 की स्थिति है, यानी कि जो 0 से अगर बढ़ता हुआ क्रम दिखता है तो बढ़ती ही अच्छी जो है स्थिति देखने को मिलती है, और 1 जो होता है इसका उच्चतम मान होता है। यहाँ पे 189 टोटल, मतलब 2020 में 189 देश जो है 189 देश में इंडिया की जो रैंकिंग है 131, और नॉर्वे जो है फर्स्ट नंबर पर देखने को मिलता है। ठीक है, 2019 के अनुसार 129वां नंबर था जो मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट में भारत का। इसके साथ ही हम देखें तो यहाँ पे हमको जो है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की श्रेणियां देखने को मिलती है, जो कि हमने देखे थे 0 से लेकर 1 तक। तो 0.8 और उससे अधिक अति उच्चतम मानव विकास माना जाता है। 0.7 से 0.99 हमको मध्यम देखने को मिलता है। 0.55 से कम हमको निम्न स्तर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। इसी आधार पर वर्तमान में 189 देशों को जो है इस सूची में यहाँ पे जो है शामिल किया गया है। ठीक है, तो 2019 की रैंकिंग में भी नॉर्वे फर्स्ट नंबर पर था। दूसरे स्थान पर हमको स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पर देखने को मिला, ऑस्ट्रेलिया थर्ड नंबर पर देखने को मिला। टोटल मिलाकर अगर देखें तो 129 नंबर पर भारत देखने को मिला। 2018 में 130 नंबर पर था, और 2019 में हमको अभी वर्तमान में कैसे देखने को मिलता है, 2020 में, अभी 2021 की तो आएगी नहीं, 2020 में हमको 131वें नंबर पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरा जो सूचकांक है जिसे बोलते हैं लैंगिक विकास सूचकांक। लैंगिक मतलब होता है मेल फीमेल को ध्यान में रखकर यहाँ पे इसको किया जाएगा। तो वर्ष 1995 में यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, और यह जो होता है स्त्री एवं पुरुषों के मध्य मानव विकास की भिन्नता का पता लगाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट होता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो यहाँ पर यह सूचकांक जो होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो यूएनडीपी के नाम से जाना जाता है, जो कि हमने देखें, और एक ऑक्सफोर्ड गरीबी व मानव विकास पहल, इन दोनों के सहयोग से 2010 में इसको विकसित किया था। ठीक है, किसको, बहुआयामी गरीबी सूचकांक को। और जो इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, एमपीआई बोला जाता है। ठीक है, एमपीआई के तहत ऐसे लोग आते हैं जो कई प्रकार के अभावों से ग्रस्त होते हैं, जैसे कि केवल आय ही एकमात्र संकेतक न होकर यहाँ पर जो स्वास्थ्य, खराब स्वास्थ्य देखने को मिलता है, काम की खराब गुणवत्ता देखने को मिलती है, आवश्यक शिक्षा का अभाव, और ये सभी इसके सूचक होते हैं। विश्व में 1.3 जो बिलियन लोग हैं, 1.3 बिलियन लोग इसके अंतर्गत बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। 2019 के सूचकांक के अनुसार अगर बात करें तो भारत ने वर्ष 2006 से वर्ष 2016 के बीच 271 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। ये प्रयास काफ़ी चल रहा है, परंतु इतना अधिक भी यहाँ पे बाहर नहीं हुआ। और भारत का जो है झारखंड राज्य बहुआयामी गरीबी को जो है तेजी से हटाने वाला राज्य देखा जाता है। चलिए देखते हैं अगला, वैश्विक खुशहाली सूचकांक। वैश्विक खुशहाली सूचकांक मतलब यहाँ पे किसी देश में खुशहाली का स्तर मापने के लिए यहाँ पे सन 2012 में एसडीएनएसएन मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसने इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया था। और इसमें टोटल 6 कारक होते हैं। कौन कौन से, एक तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद होता है, सामाजिक सहयोग होता है, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा होती है, निजी स्वतंत्रता होती है, उदारता होती है, भ्रष्टाचार पर आम धारणा होती है। तो इन सभी की समाप्ति यहाँ पर देखा जाए तो ये जो होते हैं वैश्विक खुशहाली के कारक माने जाते हैं 6। और सामाजिक सुरक्षा, आय एवं स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, इन तीनों में देखने वाला जो अंतर है मुख्यतः किसी देश का खुशहाली सूचकांक का स्तर
तय करता है। और 2019 में दुनिया के जो है 155 देशों की खुशहाली के स्तर का सर्वेक्षण किया गया। 2018 की तुलना में जो भारत है 7वें स्थान नीचे खिसक कर अब 140वें स्थान पर आ गया है। मतलब पिछले साल की अगर बात करें तो यहाँ पे 133वें स्थान पर था, परंतु ये जो है धीरे धीरे यहाँ पे खिसकते जा रहा है। और पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर फिनलैंड देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और सबसे आखिरी स्थान पर दक्षिणी सूडान यानी कि साउथ सूडान हमको देखने को मिलता है। अगला है आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम की अगर बात करें तो यहाँ पे इसका प्रतिपादन विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। एक और है इसके बाद जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक जो प्रत्यागम होता है वो भी हमको देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ देखिए जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम, तो ये जो है ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर यहाँ पे मॉरिस डेविस के द्वारा यहाँ पे इसका प्रतिपादन किया गया था। और इसमें 3 आंकड़ों की तुलना की जाती है। कौन कौन से? शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर और 1 वर्ष आयु की जीवन प्रत्याशा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों का औसत मान होता है। और जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम का अधिकतम मूल्य जो होता है कितना होता है? 100 होता है और न्यूनतम मूल्य यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, और 100 की ओर बढ़ने पर अच्छी स्थिति और 1 की ओर बढ़ने पर खराब स्थिति देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए यहाँ पे। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए लैंगिक असमानता सूचकांक, तो इसको बोलते हैं GIA यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स इसको बोला जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के द्वारा HDR की 20वीं वर्षगांठ पर इसको जो है प्रकाशित किया गया था। और लैंगिक असमानता सूचकांक एक संयुक्त मापक है जो कि लिंग असमानता की वजह से की जाने वाली जो उपलब्धि है उसकी हानि को दर्शाता है। इसके अंतर्गत हमको 3 आयाम देखने को मिलते हैं, 3 कारक देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य, ठीक है, मतलब मातृ मृत्यु दर, किशोरियों में प्रजनन दर, उसके अलावा महिलाओं का सशक्तिकरण, इसके साथ ही आर्थिक स्थिति देखने को मिलती है। तो ये 3 चीज़ें इसके आयाम देखने को मिलते हैं लैंगिक असमानता के। क्रय शक्ति समता सूचकांक अगला देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ परचेसिंग पावर पैरिटी बोलते हैं। और क्रय शक्ति समता सूचकांक तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। वर्ष 1993 में IMF के द्वारा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया गया था या इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। वर्तमान समय में जो है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक इसी विधि का प्रयोग करके यहाँ पे क्या कर रहा है? इसी विधि का प्रयोग करके वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसी विधि का प्रयोग करके अंतर्राष्ट्रीय, मतलब यहाँ पे देखिए जो देश है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अन्य देश है उसके रहन सहन की स्तर की तुलना की जा रही है। ठीक है, विश्व बैंक जो है इसके जो है मतलब विधि का प्रयोग कर रहा है। और यह किसी अर्थव्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति का आकलन करने वाली सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है, अमेरिकी डॉलर से प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक दोनों प्रकार की वस्तुओं को शामिल किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता पर आधारित प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भारत का विश्व में 126वां स्थान देखने को मिलता है। और इसकी कुछ विशेषताएं भी होती है, जैसे देखिए विनिमय दर का निर्धारण, ठीक है, दीर्घ प्रवृत्ति का घोतक यानी सूचक होता है, विनिमय दरों में परिवर्तन, ये सारी चीज़ इसकी विशेषता देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ देखिए आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे आर्थिक विकास की जो दर है उसको पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ GDP की बात करते हैं। GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो सकल घरेलू उत्पाद इसको बोला जाता है। इसमें हो रहे परिवर्तन की दर को आर्थिक विकास दर कहा जाता है। और भारत में आर्थिक विकास के लिए स्वतंत्रता के बाद समाजवादी आर्थिक नीतियों को अपनाया गया है। थर्ड 5 ईयर प्लान यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अगर बात करें तो इसमें आर्थिक विकास दर सबसे कम तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रही। आर्थिक विकास के 2 पक्ष होते हैं, एक तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि और एक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले देखने को मिलता है आर्थिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। दूसरा होता है पूंजी। तो पूंजी निर्माण से ही आर्थिक विकास का रास्ता साफ होता है। और किसी व्यक्ति या समुदाय की प्लॉट भूमि तथा मशीनों के निवेश में पूंजी निर्माण होता है और जिसका जो होता है जो पुनः निवेश राष्ट्र के उत्पादन क्षमता में वृद्धि को लाता है। सेवा क्षेत्र की बढ़ती भूमिका, तो यहाँ सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी विकास को दर्शाता है। सेवा क्षेत्र में रोजगार में नए नए अवसर का भी सृजन यहाँ देखने को मिलता है। तकनीकी उन्नति, तो तकनीकी उन्नति जो है आर्थिक विकास में अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छी तकनीक कम संसाधन से अधिक उत्पादन तथा कम संसाधनों में पर्याप्त उत्पादन संभव बनाता है।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है मानव संसाधन। तो यहाँ मानव संसाधन की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे जनसंख्या जो होती है आर्थिक विकास का वह कारक है जो जितना सशक्त एवं क्षमता युक्त होगा विकास की गति उतनी ही तेज होगी, मतलब वो विकास की गति को उतनी ही तेज करेगा। मानव शक्ति का उचित उपयोग आश्रित जनसंख्या के लिए कल्याणकारी होता है। साथ में हम देखें विदेशी व्यापार की स्थिति एवं नीतियाँ, तो विदेशी नीतियाँ जो होती है, विदेशी व्यापार नीति देश के आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इसलिए विदेशी व्यापार में विदेशी निवेश, विदेशी मुद्रा, इसके अलावा जो सकारात्मक भुगतान संतुलन है आर्थिक विकास के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। तो ये तो था हमारा सतत विकास और आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत कुछ ओवरव्यू था। अब हम बात कर लेते हैं इससे बनने वाले जो कुछ एमसीक्यूज है उनके बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम देखने वाले यहाँ पे विगत वर्षों में जो आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि आईएएस पीसीएस में पूछे गए। उसके बाद हम जो है मॉडल क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इसी में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा। तो यहाँ पर देखिए कथन दिए हैं, कथन में से आपको एक जो है सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर किसी देश के व्यक्ति अधिक जो है पूंजी, मतलब यहाँ पर सही कथन का चुनाव करना, पूंजी का संचय कर पाते हैं, तो ये इसके संबंध में गलत होगा। देश के लोगों के ज्ञान, कौशल, स्तर और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है, बिल्कुल सही है। गोचर धन का संचय होता है, ये भी गलत है। और अगोचर धन का संचय होता है, ये सही है। यानी कि 2 और 4 सही है। बाकी देखिए ये इसमें एक आ गया, इसमें से ओनली 2 है तो ये भी गलत है और इसमें ये भी गलत है। यानी कि सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और पूंजी निर्माण जो है, मतलब मानव पूंजी निर्माण से आशय क्या होता है, जो कि हमने यहाँ देखे, मानव पूंजी निर्माण से आशय होता है कि लोगों में कौशल संवर्धन तथा उनकी समझ एवं क्षमता में विस्तार से किसी देश के व्यक्ति को सामान्य श्रमिक से एक दक्ष एवं कुशल व्यक्ति बनने के लिए शिक्षित होना जरूरी होता है। मतलब उस व्यक्ति को शिक्षा में ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षित भी, और प्रक्रिया जो प्रोसेस होती है उसको पूर्णतः मानव पूंजी निर्माण प्रक्रिया कहा जाता है। और मानव पूंजी निर्माण से देश में किसकी वृद्धि होती है, एक तो ज्ञान की वृद्धि होती है, नैतिकता, बौद्धिक संपदा जैसे जो अगोचर संपत्ति उनका संचयन होता है। मानव पूंजी निर्माण से गोचर संपत्तियाँ भी बढ़ती है, परंतु व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाने में समर्थ हो जाता है। लेकिन यह मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया न होकर उसका परिणाम माना जाता है। ठीक है, जो गोचर संपत्ति होती है, जबकि यहाँ पर एक बात की गई अगोचर धन का यहाँ पर संचय होता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है, उच्च बचत वाली जो अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित जो है नहीं हो पाता। ठीक है, तो उत्पादन में परिणामित नहीं हो पाता जो पूंजी, मतलब जो पूंजी निर्माण उच्च बचत वाली जो चीज़ें हैं, तो ये किस में आती है, एक तो कमजोर प्रशासन तंत्र दिया, ये इसमें देखने को नहीं मिलता, निरक्षरता भी नहीं है, उच्च जनसंख्या घनत्व, तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी नंबर का। और पूंजी उत्पाद अनुपात की अगर बात करें तो किसी अर्थव्यवस्था में जो है एक इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा को दर्शाता है। जब किसी अर्थव्यवस्था का पूंजी उत्पाद अधिक हो जाता है, ठीक है, तो उत्पादन प्रक्रिया कम दक्ष होती है। इसके विपरीत जब किसी अर्थव्यवस्था का पूंजी उत्पाद अनुपात कम होता है तो उत्पादन प्रक्रिया अधिक दक्ष होती है। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, देखिए कुछ ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो है उसको बैंकिंग करने के लिए अनुमति प्रदान करना, ये गलत है। सभी जिलों में प्रभाव जिला योजना समिति का गठन करना, सही है बिल्कुल। जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, ये भी सही है। दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना, ये भी सही है। यानी कि एक को छोड़कर बाकी सभी सही है। तो हमारा सी नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 2, 3 और 4। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो देखिए जो समावेशी शासन है उसमें अगर बात करें तो यहाँ देखिए समाज की बात करते हैं। ठीक है, समाज के सभी वर्गों को समान रूप से शासन के द्वारा जो है प्रदान की जाने वाली सुविधा प्राप्त हो जाए, इस प्रकार के शासन को क्या कहा जाता है, समावेशी शासन कहा जाता है। और सभी जिलों में प्रभावशाली जिला समितियों की स्थापना करना, जो कि हमने देखे हैं। जन स्वास्थ्य एवं सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, दोपहर के भोजन योजना का सशक्तिकरण करना, ये सभी इसके अंग यहाँ पर माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकार के समावेशी वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन से कार्य सहायक साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है
और यहाँ पे अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं, सही उत्तर का चुनाव करना है यहाँ पे। तो देखिए स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहन देना बिल्कुल सही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्यम है एमएसएमई जो होते हैं उनको प्रोत्साहन देना, ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करना, तो तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर का यहाँ पर राइट आंसर होगा 1 2 3, यानी कि समाज के जो सभी वर्ग है सभी वर्ग मतलब यहाँ पे समाज के अंतर्गत सभी जो संसाधन है उसके लाभ को समान रूप से पहुँचाना ही क्या कहलाता है, समावेशी वृद्धि कहलाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, निचले वर्गों पर विशेष ध्यान देकर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं को कम करना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास से संबद्ध जननांकिकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार करना। तो देखिए यहाँ निम्न, उच्च और जो है निम्न मृत्यु दर दी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ सही उत्तर का मतलब सही क्रम का चुनाव करना है। तो सही क्रम का चुनाव क्या होगा यहाँ पे, देखिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, जैसे पहला दिया है निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर, तो ये आपको देखने को मिलेगा पहले नंबर पर तो आएगा नहीं है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए जो अवस्था है उसका सही क्रम अगर बात करें तो ये पहले नंबर पर देखने को मिलता है, कौन सा 2। उसके बाद निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, ये जो है इसके बाद देखने को मिलेगा, नहीं दूसरे नंबर पर देखने को मिलेगा। उसके बाद बचा क्या तीसरा, तो निम्न मृत्यु दर के साथ जो है निम्न जन्म दर, तो ये जो है तीसरे नंबर पर देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से देखें तो 1 2 3, यानी कि पहले नंबर पर 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। तो यहाँ देखिए 2 3 1, 2 3 1 कहाँ देखने को मिल रहा है, 2 3 1 देखने को मिल रहा है आपको सी में, यानी कि देखिए यहाँ पे आपको सी नंबर का राइट आंसर है, यानी कि पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा और तीसरे नंबर पर ये वाला आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें सतत विकास का आधार क्या है, तो सतत विकास का आधार आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आप इसका राइट आंसर होगा पर्यावरणीय दृष्टिकोण, पर्यावरणीय दृष्टिकोण इसका जो है राइट आंसर। और सतत विकास की अवधारणा का जो प्रारंभ है वो 1962 में देखने को मिलता है। ठीक है, एक पर्सन जो है रचेल कार्सन, इनकी एक पुस्तक आई थी, रचेल कार्सन की पुस्तक जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, रचेल कार्सन की एक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, इसमें हुआ था इसकी अवधारणा का प्रारंभ 1962 में। लेकिन इस शब्द का वास्तविक विकास की अगर बात करें तो सन 1987 में देखने को मिलता है सतत विकास। ठीक है, बटलैंड आयोग की रिपोर्ट पर हमारा साझा भविष्य के साथ इसका जो है शुरुआत की गई थी वास्तविक विकास। ठीक है, सतत विकास का उद्देश्य क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इस प्रकार प्रयोग करना कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण जो है कम से कम हो सके। तो सतत विकास एक एसडीजी लक्ष्य भी आपको देखने को मिलते हैं जो एम होते हैं। तो टोटल मिलाकर 17 गोल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 17 गोल जो है कब पारित किए गए, किसके द्वारा पारित किए गए और कब से कब तक जो है ये चलेंगे। ठीक है, और 1 2 के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो है सतत विकास का आधार यहाँ पे पर्यावरणीय दृष्टिकोण देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। चलिए यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग जो है अग्रसरित होता है। ठीक है, विनियोग जो है अग्रसारित होता है या अग्रसारित करता है। तो यहाँ पे देखिए संसाधनों का समुचित प्रयोग ये सही है, उत्पादकता में वृद्धि ये भी सही है, कुशलता में विकास ये भी सही है। तो यहाँ देखिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ जो विनियोग है अग्रसारित करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, देखिए मानव पूंजी को जो है अन्य पूंजी के समान ही माना जाता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार से व्यापार को बढ़ाने या बिजनेस को आगे बढ़ाने में या देश को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ जो विनियोग है उत्पादकता में वृद्धि की ओर ले जाएगा, जिसका क्रमिक विस्तार निम्नवत यानी कुशलता में विकास, संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, ये तीनों ही यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक क्या है। तो यहाँ पे देखिए समावेशी समृद्धि के लिए जो है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास बिल्कुल सही है, कृषि का पुनरुद्धार ये भी सही है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता ये भी सही, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा डी नंबर का। और समावेशी विकास हमने देखे ऐसे विकास है जिसमें समाज के सभी वर्गों तक संसाधनों एवं जो सुविधाएं होती है उसको पहुंचाया जा सके। अर्थात जब विकास की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, एक तो प्राइमरी सेक्टर, दूसरा
सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्सरी सेक्टर। इन तीनों तक अगर पहुंच जाए तो हम समझ लेते हैं उसको समावेशी विकास, यानी सभी वर्ग यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे महिला पुरुष देखने को मिलता है, गरीब अमीर जाति एवं संप्रदाय सभी लोग यहाँ पे शामिल होते हैं, तो इनको समावेशी विकास बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस एक से समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे देखिए 3 सही होंगे और एक गलत होगा। तो देखिए राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, तो यही यहाँ पर शामिल नहीं है, तो ये गलत होगा। उसके बाद ग्रामीण विकास इसमें शामिल है, कृषि विकास शामिल है, कृषकों को पर्याप्त साख इसमें शामिल है, तीनों यहाँ पे सही है। और हमसे पूछा क्या गया था, आशा नहीं की जा सकती बढ़ाने की, तो यहाँ पे ए नंबर का राइट आंसर हो गया, यानी कि समग्रता के विकास समग्रता के साथ साथ जो है विकास की जो बहुआयामी अवधारणा, उसको यहाँ पे समावेशित विकास देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के विभिन्न अवसरों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य यहाँ पे रहता है। एवं प्रमुख जो आयाम होते हैं, गरीबी को कम करना होता है। सिर्फ राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से समावेशित विकास की ओर बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है ए नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणी विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है 2011-12 में। ठीक है, मतलब 2011-12 की जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें पहली बार इस चीज़ को जोड़ा गया था, क्या, धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन को। ठीक है, सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों को हम देखें तो यहाँ पर सितंबर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अंगीकृत संयुक्त राष्ट्र धारणी विकास लक्ष्यों में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 31 जनवरी 2020 को संसद में पेश की गई आर्थिक जो समीक्षा थी उसमें वर्ष 2019-20 के अनुसार विश्व बैंक कारोबारी सुगमता श्रेणी में भारत 2014 के 142वें स्थान से 2019 में किस स्थान पर पहुंच गया है। तो ये जो है 63 नंबर पर पहुंच गया है। ठीक है, विश्व बैंक की जो कारोबारी सुगमता श्रेणी में, मतलब किसी देश में व्यापार करना कितना अधिक सरल होगा, उस रिपोर्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है 63 नंबर पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2019-20 द्वारा भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र जो है किस नाम से दर्शाया जाता है। तो इसको दर्शाया जाता है थॉलिनॉमिक्स नाम से इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार ट्रिलियन डॉलर में जीडीपी के संदर्भ में दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था जो है कौन से स्थान पर है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है भारत की अर्थव्यवस्था अभी जो है 5वें स्थान पर देखने को मिलती है, सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा वर्ष 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार 2014-15 से 2017-18 के मध्य जो है यहाँ पे देखिए 2017-18 के मध्य संगठित निर्माण क्षेत्र में कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 17.3 लाख। ठीक है, इतनी वृद्धि यहाँ पे देखने को मिलती है। आर्थिक समीक्षा वर्ष 2019-20 में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश की जो जीडीपी है ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये जो अनुमान है बदलते रहते हैं, हालांकि पर जो इसमें अनुमान जो लगाया गया है 6 से 6.5% यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा आर्थिक समीक्षा वर्ष 2019-20 के अनुसार 2011-12 से 2017-18 के बीच कितनी नई नौकरियां सृजित की गई। तो यहाँ पे 2.62 करोड़ यहाँ पे नई नौकरियां सृजित की गई। अगला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार दिसंबर 2019 तक जो है जीएसटी की कुल मासिक वसूली कितने गुना बढ़कर 1 लाख करोड़ यहाँ पे जो है हो गई, 1 लाख करोड़ से अधिक हो गई है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है हमको देखने मिलता है 5 गुना इसका राइट आंसर है। ठीक है, और अप्रैल से नवंबर 2019 के दौरान केंद्र एवं राज्य के लिए जो कुल जीएसटी उसकी वसूली यहाँ पे देखने को मिलती है 8.05 लाख करोड़, जो कि पिछले वर्ष की समान यहाँ पे अवधि की तुलना में 3.7% को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम ने जो है वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है 2.8, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर 2.8%। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 25 तक 5,000 अरब डॉलर की जो अर्थव्यवस्था है उसको बनाने के लिए भारत को बुनियादी संरचना पर कितना खर्च करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 1400 अरब डॉलर यहाँ पे खर्च करने की ज़रूरत है भारत को। ठीक है, 2025 तक।
सतत नीली अर्थव्यवस्था सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो है केन्या में आयोजित किया गया है। ठीक है, मतलब जो नीली अर्थव्यवस्था है सम्मेलन केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित किया गया और नीली अर्थव्यवस्था के विषय पर जो आयोजित किया जाने वाला यह पहला सम्मेलन था। इसका आयोजन केन्या ने कनाडा तथा जापान के सहयोग से किया और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नीली अर्थव्यवस्था का विकास कैसे किया जाए तथा जीवन को बेहतर बनाने के लिए दुनिया के जो महासागर है और जल निकाय उनकी क्षमता का उपयोग कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे कम करने का उद्देश्य इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा निम्न में से कौन आर्थिक समृद्धि का मापक है? तो इसमें अगर बात करें तो देखिए जो डी नंबर का यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए एक तो बी है और एक सी है। तो मानव विकास सूचकांक तो यहाँ नहीं है, सकल घरेलू उत्पाद है, प्रति व्यक्ति आय है, तो ये आर्थिक समृद्धि की सूचकांक है। ठीक है, मतलब आर्थिक विकास की अगर बात करें तो मानव विकास भी आएगा, परंतु यहाँ पे आर्थिक समृद्धि की बात की जा रही है, इसलिए सकल घरेलू उत्पाद देखने को मिलेगा और प्रति व्यक्ति आय देखने को मिलेगी, यानी कि बी और सी यहाँ पे राइट आंसर होंगे। ठीक है, डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का आयाम नहीं है? तो तीन है मतलब एक नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे स्वस्थ जीवन है, ठीक है, ज्ञान भी है, ज्ञान यानी शिक्षा भी है, जीवन स्तर भी, तीनों है, यानी कि जीवन स्तर जो उच्च जीवन शैली है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। डी नंबर का राइट आंसर है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मानव निर्भरता सूचकांक की अवधारणा सर्वप्रथम कब प्रस्तुत की गई? तो ये जो है हमको देखने मिलता है वर्ष 1997 में, इसका राइट आंसर है, ये सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी। और यहाँ तीन तत्व देखने मिलते हैं, मतलब जो स्वस्थ जो मानव विकास सूचकांक है उसमें हमने देखे थे तीन चीज़ें देखने को मिली थी, स्वास्थ्य जीवन है, इसके अलावा शिक्षा है, जीवन स्तर, ये चीज़ हमको देखने को मिली थी। इसके अलावा वैश्विक खुशहाली सूचकांक का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये वर्ष 2012 में किया गया था। ठीक है, और इसके अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा, आय और स्वस्थ जीवन से इसे जो है मुख्य रूप से कारक होते हैं इसके, ये चीज़ हमने पीछे देखे थे। इसके अलावा क्रय शक्ति क्षमता की अवधारणा विकसित जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? दो जन के द्वारा की गई थी, एक तो था विश्व बैंक और एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो यहाँ बी और सी इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है, ये बी और सी इसके राइट आंसर होंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, सन 1965 में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है अचीम स्टैनर देखने को मिलते हैं। ठीक है, मानव विकास सूचकांक की संकल्पना जो है उसका श्रेय जाता है, तो ये हमको देखने को मिलता है यहाँ पे, देखिए किसको जाता है? एक तो पर्सन हमारे इंडिया के अमर्त्य सेन और दूसरे पाकिस्तान के महबूब उल हक, दोनों को जाता है, यानी कि बी और सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है लैंगिक विकास सूचकांक निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसके अलावा जो है लैंगिक सशक्तिकरण के मापक होते हैं, तो यहाँ पे जो है राजनीतिक अधिकार भी होता है, आर्थिक अधिकार भी होता है, सामाजिक अधिकार, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे यूएनडीपी के द्वारा 1995 में इसको विकसित किया गया था। ठीक है, जिसकी शुरुआत यहाँ 2010 से की गई। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे ये भारत के पर्सन एम विश्वेश्वरैया इसके जो है लेखक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वर्ष 1934 में जो है प्रकाशित है पुस्तक नियोजन का प्रथम प्रयास साबित होती है। ठीक है, इन्होंने जो है 10 वर्षीय योजना के विषय में प्रस्ताव दिया था, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत की आय को दोगुना करना था। गांधीवादी योजना के प्रतिपादक की अगर बात करें तो ये कौन है? तो श्रीमन नारायण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सी नंबर का यहाँ पे राइट आंसर है, श्रीमन नारायण। और गांधीवादी योजना के प्रतिपादक है ये, और 1945 की बात करें तो 1945 में प्रस्तावित की गई थी। इसका उद्देश्य जो था जन समुदाय के जीवन स्तर को न्यूनतम निर्वाह स्तर पर लाना, और इस योजना के अंतर्गत सहकारी कृषि तथा लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का विचार किया गया था। इस योजना में प्रस्तावित व्यय लगभग हमको 3500 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, 3500 करोड़। नेक्स्ट है अनवरत योजना की समय अवधि थी, तो अनवरत योजना की समय अवधि की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको देखने मिलता है 1978 से 80, 2 साल की यहाँ देखने को मिलती है। तो अनवरत योजना जनता पार्टी सरकार द्वारा 1978 से 80 तक चलाई गई। 1980 में कांग्रेस की सरकार जो है सत्ता वापसी पर इसे बंद कर दिया गया, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि करना था। 1969 में ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे ट्राइसम बोला जाता है, इसकी शुरुआत अनवरत योजना के दौरान ही की गई। अनवरत योजना के जनक जो है डॉक्टर गुन्नार मिर्डल एवं प्रोफेसर रेगनर फिश देखने को मिलते हैं।
तो ये हमको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं किसके अंतर्गत, सतत विकास और जो आर्थिक समृद्धि उसके अंतर्गत ओवरव्यू हमने देखे, सारी चीज़ यहाँ पे हमारी कंप्लीट देखने को मिलती है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और जो सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन एंड्रॉयड ऐप है, इन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब इसमें ज्वाइन हो सकते हैं और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं।